हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था और कहा था कि सरकार पे हम लोग अगली क्लास करेंगे, सरकार से शुरुआत करेंगे। तो पहली क्लास में हम लोगों ने समझा क्या? पहली क्लास में हम लोगों ने समझा था संविधान, परिभाषा और उसको उदाहरण के साथ। एक क्लास बीता, दूसरा क्लास हमारा बीता संविधान, बाद उसका भी परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने समझा। तीसरा क्लास हम लोगों ने समझा राज व्यवस्था। उस पे तीसरा और चौथा 2 क्लास हुआ, उसको भी परिभाषा सहित उदाहरण के साथ हम लोगों ने समझा था। 5वीं क्लास हम लोगों ने समझा था जैसे संविधान का वर्गीकरण, ये अपना भाग क्या होता है, अनुसूची क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, यानी अनुच्छेद क्या होता है, उसमें खंड क्या होते हैं, उपखंड क्या होते हैं, कैसे हम भाग जोड़ते गए, उपखंड जोड़े। इन चीज़ों को चीज़ों को हमने समझा। तो ये सारी बेसिक चीज़ थी, ताकि हमारे आगे आने वाली क्लास अच्छे से हम लोग कर पाएँ, समझ पाएँ। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे इस चीज़ से, सरकार से। पर उससे पहले हम लोग थोड़ा-सा सिलेबस देखते हैं, मगर बाँट के देखते हैं। हम अपने संविधान और राज व्यवस्था को अगर हम बाँट के देखें, तो कैसे संविधान में कौन-सा कितना हिस्सा लेता है, कौन-सा टॉपिक? आज उसी चीज़ को देखेंगे, फिर अपना सरकार से अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो जैसे हम देखिए यहाँ, ये हमारा संविधान है, सबसे संविधान, एक ये हमारा संविधान हो गया। अब देखते हैं इसके अंतर्गत हमारे कौन से टॉपिक आते हैं, और आप लोग को कहूँगा पिछली क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि ये क्लास एकदम सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग लेके चल रहे हैं। और जो भी लोग देख रहे हैं, 2 लोग, 1 लोग, 4 लोग, उसको क्लास 1 से बिल्कुल देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ। सीधे बुक से चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको कुछ पहले आपका बेस मजबूत कर रहा हूँ, ताकि आपको पॉलिटी समझ में आए, संविधान समझ में आए। ऐसा ना हो कि कोई भी टॉपिक सीधे शुरू करें और आपके दिमाग के ऊपर से चला जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो पॉलिटी नहीं भी पढ़े हैं, उन्हें भी समझ में आएगा। तो इसको हम लोग 3 भाग में संविधान को या राज्य व्यवस्था को बाँट के देखते हैं। जैसे ये हमारा देखिए पहला भाग, इसमें हम देखेंगे जैसे हमारा भाग 1 और 2। पिछले क्लास में भाग के बारे में हमने चर्चा की थी, भाग 1 और 2। पहला भाग राज्य की परिभाषा, राज्य से रिलेटेड है, दूसरा है नागरिकता से रिलेटेड, नागरिक से रिलेटेड। और उसके बाद जैसे आ गया आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना हम देखते हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था को बाँट के देखते हैं, कौन-सा भाग कितना हिस्सा लेता है, ताकि आपको एक माइंड मैप तैयार हो जाए आपके लिए, और आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए, चीज़ों को समझना बेहतर हो जाए। जैसे हो गया इसको क्या बोलते हैं, प्रिएम्बल इंग्लिश में, प्रस्तावना। उसके बाद हमारे संविधान प्रस्तावना से ही शुरू होती है। इन सब पे एक डेडिकेटेड क्लास चलेगी, उसके लिए चिंता की बात नहीं है। ये हम लोग बाँट के देख रहे हैं। तो प्रस्तावना हो गया पहला, तो प्रस्तावना ही है जिसमें संविधान का दर्शन है, और तो संविधान के हृदय और आत्मा भी है। क्यों हृदय आत्मा कहते हैं, तो हम प्रिएम्बल की क्लास में समझेंगे। दूसरा हो गया आपका मौलिक अधिकार। एक तो ये मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं, फंडामेंटल राइट। उसके बाद हो गया हमारा डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद हो गया हमारा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य।
जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। इसको लिख देता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटी ड्यूटीज। पिछली क्लास में हमने समझा था, इसको जोड़ा गया था, कौन से भाग में क्या जोड़ा गया था, ये सब हमने बतलाया है। आप पिछली क्लास जा करके देखिएगा, क्योंकि बार बार अगर वही चीज़ बताएंगे हर क्लास में, चीज़ को बार बार अगर हम वही चीज़ बताएं तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगी, टॉपिक नहीं बढ़ेगी। तो आप पिछली क्लास इसलिए बोलता हूँ बार बार देखने के लिए। तो एक हमारा हो गया पार्ट ये। जैसे आप देखिए दूसरा दूसरा पार्ट बना, दूसरे पार्ट में हमारा आ गया सरकार का गठन। सरकार का गठन, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये जो है हमारे संविधान और राज्य व्यवस्था में, जो भी अगर आपकी बुक है, ये चलिए भाग एक बुक अगर मैं इसमें नहीं भी लिखता तो चलता, ये इंट्रोडक्टिव हिस्सा है, राज्य की परिभाषा और नागरिकता। बल्कि सरकार को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सरकार अगर शासन करेगी तो कहाँ करेगी? राज्य होगा, भूभाग होगा उस पर, या नागरिक होगा, जब ही हम शासन कर पाएंगे। दूसरा हमारा देखिए प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, और हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमारा कितना हिस्सा ले लेता है? 25%। 25% हिस्सा ये ले लेते हैं। सरकार का गठन ये कितना हिस्सा लेता है? 50%। अब आगे समझेंगे कैसे लेता है। और आपका आगे तीसरा अगर हम बना दें लास्ट में, इसको कर देते हैं अन्य, यानी विविध, मिसलेनियस, विविध या मिसलेनियस, इसको बोलेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस विविध में हमारा क्या आएगा? सरकार के गठन में देखिएगा, जैसे आपके पास पॉलिटी की बुक होगी, ये जो 50% संविधान का हिस्सा इसी पे आधारित है। ये तो मान लीजिए सरकार हमारा बिल्डिंग है, वो जो पहला पार्ट है हमारा वो आधार है, ये आधार है। शासन अगर आप करेंगे तो आपका उद्देश्य क्या होगा? शासन करने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो ये सब आधार है। लोगों को मतलब अधिकार मिलना चाहिए, लोगों के बीच समानता होना चाहिए। जैसे हमारा प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये सब तो एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे। तो उसमें जो समानता की बात की है, न्याय की बात की है, बंधुत्व की बात की है, या हमारे इस अधिकार की बात हुई है, या राज्य के कुछ कर्तव्य जो हैं संविधान द्वारा जो दिए गए हैं राज्य को, या हमारा मौलिक कर्तव्य है, यानी जैसे नागरिकों को चीज़ों को मानना चाहिए, जैसे कानून का पालन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, अपने राज्य आस पड़ोस को साफ सफाई करके रखना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, और बहुत सारे चीज़ जो नागरिकों के लिए ज़रूरी है। मौलिक कर्तव्य क्या है? नागरिकों को जागरूक बनाने के लिए ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था बाद में। और डीपीएसपी है, जैसे कि मान लीजिए डीपीएसपी में सबको गरिमापूर्ण जीवन मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। अगर ये सरकार नहीं भी करती है, अगर उसके पास जैसी व्यवस्था है, अगर उसके हिसाब से देखें, अगर वो नहीं कर पा रही, तो इसके लिए आप केस नहीं कर सकते हैं सरकार, क्योंकि देखिए संविधान में ऐसा ऐसा लिखा है कि सबको अ, समान अवसर मिलेगा, जॉब मिलेगा, और सबका जीवन स्तर बेहतर होगा। अब सरकार के पास उतना पर्याप्त राशि नहीं है जिससे बेहतर व्यवस्था हो पाए, और वो मान लीजिए होते हुए भी अगर नहीं चीज़ कर रही है, तो ये कर्तव्य है। संविधान ने बोला है कि इसको आपको करना चाहिए, आप करिए, जरूरी तो नहीं है। तो इसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम लोग चले जाते हैं। ये बस संविधान द्वारा दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि मानना जरूरी ही है। अगर राज्य या सरकार के पास व्यवस्था हो तो वो ये चीज़ पे गौर कर सकती है और ध्यान दे सकती है। अब सरकार के गठन में जैसे हम लोग देखते हैं, इसमें है आपका भाग 5, केंद्र सरकार से रिलेटेड है, यानी संघ का शासन। नहीं है पार्ट 5 पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था इस पर। जैसे केंद्र के स्तर पर हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री मंडल या जो भी सदस्य हैं मंत्रीगण, वो केंद्र के स्तर पर। जैसे केंद्र के स्तर पर आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, जो सार्वजनिक धन का संरक्षक है। फिर हो गया आपका संसद,
संसद में हो गया जैसे लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। तो ये देखिएगा, बस दूसरा हो गया राज्य सरकार, राज्य सरकार। ये आपका आ जाएगा पार्ट 6 में, यानी भाग 6 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जैसे आगे आपके राज्यपाल आ गए हैं, अपना मुख्यमंत्री आ गए, उनके मंत्रिमंडल आ गए, सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिला न्यायालय आ गया। ये सब चीज़ उसमें आएंगे। जैसे यहाँ केंद्र के स्तर पर आ रहे हैं, वहाँ वो चीज़ राज्य के स्तर पर। जैसे हमारा आ गया विधानसभा, विधान परिषद, यानी हाई कोर्ट, विधानसभा, विधान परिषद, परिषद, और आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो इसके अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए राज्य के स्तर पर तो आपका ये हुआ, ठीक। अब उसके बाद है स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के अंतर्गत क्या आएंगे? स्थानीय सरकार के अंतर्गत आप क्या आएंगे? जैसे आपका हो गया पंचायती राज, पंचायती राज। उसके बाद आ गया आपका नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका। ये हो गया भाग 9 पंचायती राज। और भाग 9A, भाग 9 में आ गया पंचायती राज। भाग 9A जो पिछली क्लास में बतलाया था कि कैसे जोड़ा गया, भाग के बारे में हम लोगों ने की थी चर्चा, अनुसूची के बारे में भी की थी, आर्टिकल के बारे में भी की थी, बहुत सारी बातें की थी, आप लोग देखिएगा। तो देखिए ये 3 चीज़ आप देखिएगा अपना पॉलिटी का बुक खोल के, इन सब के लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर होगा। और ये आपका आधा से लगभग आधा बुक आपका इसी चीज़ पे चलेगा, यानी सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे चल रहा है, उसका कामकाज, उसकी शक्ति, उनका दायरा, ये जो भी कुछ है, या राज्य सरकार कैसे काम कर रही है, उनका क्षेत्र, उनका शक्ति, उनका जहाँ कहाँ तक दायरा है, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, CAG, संसद, और अपना पंचायती राज, नगर पालिका, इन्हीं सब चीज़ों पे 50% हिस्सा संविधान और राज्य व्यवस्था का सरकार और उसके गठन पे आधारित होता है। बाकी 25% जो ये वाला हिस्सा है, ये इन शासन का आधार है। यानी शासन का आधार क्या है, उद्देश्य क्या है? सबको समानता मिले, न्याय मिले, सबका अधिकार मिले, ये सब चीज़। और मिसलेनियस में जैसे आपका हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मिसलेनियस को, मिसलेनियस को कहीं पे लिखना पड़ेगा, नीचे दिखेगा नहीं आपको, वैसे बोलता हूँ आप समझिएगा। मिसलेनियस में, मिसलेनियस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर। तो मिसलेनियस में जैसे अब आ गया हमारा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, या फिर देखिए दूसरा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, या तीसरा देखिए आप आपातकालीन प्रावधान, ये देखिए आप जैसे विशेष वर्गों के लिए आयोग, आयोग जैसे ST SC OBC आयोग इत्यादि यहाँ लिख देते हैं। और भी चीज़ें जो मिसलेनियस आएंगी, विविध, ये कितना हिस्सा लेगा? ये 25% हिस्सा ये ले लेता है। तो टोटल हो गया आपका 100%। और एक चीज़ और रह गया यहाँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, और ये इसमें एक चीज़ और जोड़ देते हैं, वो हो गया आपका संघ राज्य क्षेत्र, यानी UT, यूनियन टेरिटरी। ये आपके आ जाते हैं भाग 8 में, भाग 8 में ये आएंगे। और ये आर्टिकल 239 से 242 तक। ये कहाँ, ये इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये भी देख लेते हैं। ये आ गया आर्टिकल 39 से 242। ये आर्टिकल आपका कवर करेगा 52 से 151 तक,
राज्य सरकार वाला कवर करेगा आपका 152 से 237, 237। और पंचायती राज में एक ही आर्टिकल है और उसी के बहुत सारे खंड है, 243। तो ये देखिए हमारा सिलेबस ये कितना है। सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, ये 50%। सरकार कैसे चलेगी, गठन कैसे होगा, किन संस्था का क्या काम होगा, इसकी शक्ति कहाँ तक होगी, या राष्ट्रपति का अपना निर्वाचन कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे होगा, बहुत सारी बातें। पूरा देखिएगा पॉलिटी का 50% हिस्सा आपका यही होगा। सबके लिए डेडिकेटेड चैप्टर, डेडिकेटेड पार्ट होगा, टॉपिक होगा, आप बुक खोल के देखिएगा। और ये आधार है, इन सब का आधार ये है। तो मान लीजिए हम यहाँ हटा दें ऊपरी वाला भाग, ये 3-4 चीज़ें जो हमने लिखी हैं, तो संविधान का तो कोई मतलब रह नहीं जाता, हमारा अधिकार मिलेगा ही नहीं, हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन भी नहीं होगा। राज्य के जो कुछ कुछ कर्तव्य संविधान द्वारा दिए हुए हैं वो करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। यानी प्रस्तावना में तो पूरा संविधान का दर्शन ही है। जैसे आपसे कोई पूछे आपका जीवन का दर्शन क्या है, तो आप कहिएगा ना मेरे जीवन का दर्शन है इंसानियत, मेरे जीवन का उद्देश्य है जैसे मान लीजिए सर्वधर्म समभाव, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़। उसी तरह संविधान का भी उद्देश्य है, उसका कुछ दर्शन है जो इन चीज़ों में आपको दिखता है, खासतौर पर प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सब में तो है ही। तो ये चीज़ है, अगर आप समझ गए तो हम लोग आगे समझेंगे। नोट करना है तो कर लीजिएगा, जगह की कमी की वजह से हमने ऐसे लिखा है, बाकी समझा दी। विविध को हमने यहाँ लिखा है, ये आपके हो गए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, उनसे रिलेटेड और संघ राज्य क्षेत्र। इसको हमने इस 50% में शामिल किया है। 25% में तो हमारा परिचय और शासन करने का उद्देश्य और आधार है, उसके बिना तो संभव ही नहीं है। और बाकी चलिए आप नोट करिए, मैं हट जाता हूँ, फिर आगे समझेंगे। फिर शुरू करेंगे सरकार से हम लोग अपना टॉपिक। लिखिए आप लोग। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो आगे समझते हैं, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसका। फिर ये हिस्सा क्या बतलाता है, ये देश किसके लिए है और किन आदर्शों पे चलेगा। ये आदर्शात्मक हिस्सा है, तो देश हमारे लिए है और इन आदर्शों पे चलेगा, उसमें हमारे अधिकार मिलेंगे। इसमें तो हमारा संविधान, इन सब में हमारा संविधान का दर्शन भी पाया जाता है, खास तौर पर प्रियम्बल में। ये हिस्सा बतलाता है ये देश कैसे चलेगा, इसमें पीएम कौन होंगे, सीएम कौन होंगे, जज कौन होंगे, मंत्री कौन होंगे, प्रधानमंत्री कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे। बाकी चीज मिसलेनियस में है कि ये देश को सुधारने के लिए है और सुरक्षा के लिए। यानी जैसे देखिए निर्वाचन आयोग, चुनाव वगैरह कैसे होगा, लोक सेवा आयोग, अधिकारी वगैरह का चुनाव, आपातकालीन प्रावधान, ये सुरक्षा के लिए। आपातकाल कब लगता है, देश की सुरक्षा के लिए ही लगता है। और विशेष वर्गों के लिए आयोग, सुरक्षा के लिए ये इन आयोग, एसटी ओबीसी आयोग जो भी है उनके सुरक्षा के लिए ये। तो ये चीजें हैं। तो जैसे पिछले क्लास में बताया था, भाग 1, 2 तो हो गया राज्य और नागरिकता से रिलेटेड, ये तो प्रियम्बल हो गया। मौलिक अधिकार कितना हो गया, भाग 3 में, ये आपका भाग 3 में आएगा, भाग 3 में आएगा। ये आएगा आपका भाग 4 में, ये भाग 4 में, और ये भाग 4A में। बाकी चीज़ तो बतला ही दिया है, पिछले क्लास में भी बतला दिया आपको। ये सारा मिलके हमारा 100% हिस्सा बनता है। और हम लोग आज कैसे पढ़ेंगे, तो आज हम लोग सरकार पे चर्चा करेंगे। इस पे सरकार क्या है, इसके अंग, और उसके बाद सरकार के बाद अगर हम लोग क्लास लेंगे तो जैसे बहुमत के प्रकार, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। उसके बाद हम लोग शुरू कैसे करेंगे, प्रियम्बल से। प्रियम्बल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रियम्बल पे, और पिछला क्लास आप लोग देखते रहिए। और आज हम लोग सरकार से चीज़ को शुरू करते हैं, इसको साफ करता हूँ। ये आपका एक मैप हो गया एक तरीके से, जिसके आधार पर आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा अपना बुक खोल के, 50% हिस्सा यही है कि देश कैसे चलेगा, इसी चीज पर बात कर रहे हैं, करती है। देश कैसे चलेगा, कौन होगा प्रधानमंत्री, उनका कैसे क्या होगा। तो अब है मेरा गवर्नमेंट।
सरकार। अगर आपसे कोई पूछे कि बतलाओ सरकार भाई क्या होता है, जो पॉलिटी पढ़े उनको तो पता ही होगा, जो नहीं भी पढ़े उनको भी समझ में आ जाएगा सरकार क्या होता है बतलाइए। तो नॉर्मल अगर मान लीजिए किसी को पॉलिटी एक शब्द नहीं पता है, सरकार के बारे में कुछ नहीं पता है, तो एक आम आदमी उठाते हैं सरकार क्या होती है। सरकार तो एक व्यापक शब्द है, देख रहे हैं कि आप 50% हिस्सा इन्हीं बात, सरकार प्यून से लेकर प्रधानमंत्री तक, प्यून से लेकर प्रधानमंत्री तक ये सब सरकार के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों में भी डिफरेंस देखेंगे, ये कैसे सरकार के अंतर्गत आते हैं, प्रधानमंत्री कैसे आते हैं, बाकी जो भी अधिकारी है कैसे आते हैं। आम आदमी देखिए, जैसे कोई गांव में देखिए सड़क, कोई परियोजना चल रही, उस पर बोर्ड लगा होगा, या किसी राज्य के द्वारा चल रहा है, राज्य सरकार के द्वारा, तो वहाँ फला राज्य सरकार जो भी है लिखा हुआ है, जैसे बिहार सरकार, झारखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। और केंद्र के द्वारा कोई परियोजना चल रही है तो वहाँ देखिएगा लिखा होगा भारत सरकार। तो भारत सरकार ऐसा नहीं लिखा होगा कि मोदी जी की सरकार, ये तो एक व्यक्ति है और ये अस्थाई है, इस पे हमेशा के लिए आप नहीं बैठ सकते इस लोकतंत्र में। योगी सरकार ऐसा कहीं नहीं, केजरीवाल की सरकार ऐसे करके तो कोई बैनर बोर्ड नहीं लगता है। क्या लगता है? भारत सरकार। चाहे कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जॉब आया, उसके लिए कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन, उसमें वह केंद्र सरकार या भारत सरकार जो भी है, यहाँ नहीं होगा मोदी सरकार। ये सब मत समझिएगा, ये सब आम बोलचाल के लिए है। मोदी सरकार, घर घर मोदी सरकार, पता नहीं क्या क्या, हर घर, घर घर मोदी, हर घर मोदी, पता नहीं ऐसे ही कुछ था, हर घर योगी, इन सब बात से नहीं दे रहे। अब जैसे कोई पुलिस ने पकड़ लिया, सरकार छोड़ दो, ये सब नहीं करो, ये सब सरकार नहीं, ये आम बोलचाल के लिए, मगर सरकार एक अलग चीज है। और सरकार क्या है, आइए हम लोग परिभाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। तो चलिए आप लोग लिखिए, एक परिभाषा लिखवाता हूँ। लिखिए, सरकार लोगों का वह समूह है, लोगों का क्या है, वह समूह है, लोगों का वह समूह है जो क्या करती है, जो देश को, देश को व्यवस्थित ढंग से, देश को व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, चलाने के लिए क्या करती है, नियम या कानून बनाती है, नियम या कानून बनाता है। लिख देते हैं, नियम या कानून बनाती है, ठीक है। और और क्या करती है, और उन नियमों या कानूनों, नियमों या कानूनों के अनुसार, के अनुसार क्या करती है, शासन करती है। हाँ तो चलिए, तो आप लोगों ने देखा पड़ेगा सरकार किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो 4 लाइन में जरूर बतलाइएगा। सरकार क्या है, लोगों का समूह है, कोई एक व्यक्ति नहीं है सरकार। इसके अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसलिए मैंने बोला था प्यून से लेकर प्रधानमंत्री तक सब सरकार के अंतर्गत आते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष से सरकार नहीं संचालित होती। तो सरकार लोगों का समूह होता है, सब मिल के सिस्टम को चलाते हैं। और उन्हीं की वजह से देखा आपने, इतने सारे पद, इतने सारे प्रावधान, जो 50% हिस्सा हमारे संविधान का कवर करती है। जैसे राष्ट्रपति, ये अलग डेडिकेटेड चैप्टर है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब से रिलेटेड। तो उसी तरह देखिए, लोगों का समूह है जो देश को व्यवस्थित ढंग से चल पाए, अव्यवस्थित ना हो चीजें, देश में शांति हो, समानता हो, न्याय मिले, लोगों को अधिकार मिले, उनसे रिलेटेड चीजों के लिए कानून बनाना। फिर कानून बनाने के बाद उन नियमों के अनुसार शासन करना। कानून बना तो, संसद ने कानून बनाया तो पारित कौन करेगा?
संसद ने कानून मान लीजिए बनाया तो उसको पारित नहीं, मतलब उसको जमीनी स्तर पर लागू कौन करेगा? अधिकारीगण, यानी कार्यपालिका। सिर्फ कानून बनाने से भी नहीं होगा, सरकार लोगों का समूह है, कोई एक व्यक्ति का तो है नहीं। अगर एक आध लाइन की अगर परिभाषा अगर दें इसका, तो एक और आप दे सकते हैं, क्या वह संस्था या वैसी संस्था, वह संस्था जो शासन चलाने या संचालन, शासन चलाने या शासन संचालन का कार्य करती है, कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे सरकार कहते हैं, उसे सरकार कहते हैं। अब जैसे सरकार ने कानून बनाया, यानी विधायिका ने, क्योंकि सरकार के 3 अंग है। और पिछली क्लास में एक चीज़ और बतलाया था, जैसे बताया था संविधान के 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्यों बतलाया था अब समझ में आएगा, इसलिए बोलता हूँ कि आप पिछला क्लास देखा करिए। संविधान के 3 स्तंभ है, क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसी तरह सरकार के भी 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दोनों एक ही बात है। तभी देखिए 50% हिस्सा लेता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को हटा दें, 50% हिस्सा गायब हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं पे 50% हिस्सा टिका हुआ है। तो सरकार अकेले नहीं चलेगी ऐसे, उसके लिए विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों समग्र रूप में मिलकर सरकार चलाती है। इसलिए विधायिका के कितने अंग हैं? 3। अब जैसे मान लीजिए विधायिका ने कानून बनाया, संसद ने कानून बनाया कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अब उसे लागू कौन करेगा? जैसे पुलिसकर्मी या जो भी अधिकारीगण है, और चेकिंग करेंगे बाइक की, कौन हेलमेट पहना है, नहीं पहना है। जैसे उनका हो गया सार्वजनिक प्रॉपर्टी का देखभाल करना, उससे रिलेटेड चीज़ें सरकार का काम होता है। जैसे अगर रोड खराब हुई उसे बनवाओ, जल की आपूर्ति कराओ, बिजली की आपूर्ति कराओ, ये भी सरकार करती है। और दूसरा देखिए जैसे स्वच्छ स्वच्छ भारत अभियान, ये भी एक सरकार का ही कानून है। तीसरा हो गया E20 फ्यूल, जैविक ईंधन, ये भी सरकार का प्रावधान है, कानून है कि जैविक ईंधन पे जोर दिया जाए, प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। अब जैसे मोटर वाहन अधिनियम में दोबारा संशोधन हुआ 2019 में, तो उसमें क्या किया गया? अब जो हेलमेट नहीं पहना, पहले 500 में काम हो जाता था, 500 रुपये में, अब सीधे 10 गुना, 500, 5,000 रुपये लगेंगे सीधे। और ये ज़रूरी भी है, हेलमेट ज़रूर जो लोग बाइक चलाते हैं पहना करिए, अपनी सुरक्षा ज़रूरी है। कम से कम अगर गिरे पड़ेंगे तो आपका ये मेन सर सुरक्षित रहता है। और ये बहुत अच्छा कार्य है कि चालान को 10 गुना बढ़ा देना, नहीं तो लोग बेहोशी में गलती करते रहेंगे और उनके पास फाइन नहीं होगा भरने के लिए। लोग सजग होंगे और अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनेंगे, इसलिए फाइन को बढ़ाया गया। ये कब बढ़ाया गया था? जब संशोधन हुआ था 2019 में, कि फाइन को 10 गुना बढ़ा दिया गया। नोट करना है कर लीजिए बिल्कुल फटाफट, फिर आगे समझते हैं। और आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी जिसको हम समझेंगे। नोट करिए आप लोग। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करके आगे समझते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के अंग भी है और संविधान के तीनों स्तंभ भी हैं, दोनों आप कह सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ये कहना अनुचित नहीं होगा। सरकार के भी हम कह सकते हैं, संविधान के भी हम कह सकते हैं। तो आगे समझते हैं सरकार के कितने अंग होते हैं। जैसे अभी बताया मैंने, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के अंग कितने होते हैं? क्वेश्चन मार्क है। तो होते हैं 3। कौन कौन? यहाँ से देखते हैं। एक हो गया हमारा विधायिका, विधायिका जिसको क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर। दूसरा हो गया आपका कार्यपालिका,
इसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। ठीक। तीसरा हो गया आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी जुडिशरी। न्यायपालिका। जुडिशरी। अब ये तीन अंग हैं सरकार के, अब तीनों मिलकर काम करते हैं। तो आगे समझते हैं कैसे काम करेंगे भैया। विधायिका क्या करती है? पिछली क्लास में बतलाया था आपको, पहली या दूसरी ऐसी ही कोई क्लास में बतलाया था। ये कानून लागू करने का काम करती है। ये क्या करती है? कानून बनाने का, सॉरी, विधायिका कानून बनाने का काम करती है। ये क्या करती है? एग्जीक्यूटिव कानून लागू करती है। कानून लागू लागू करती है। ये क्या करती है? ये जांच करती है। ये विवादों को निपटाती है। ये विवादों को देखती है, विवादों को हल करती है, सुलझाने का काम करती है। समझ गए? अब देखते हैं। अब जैसे आपके हो गए, कहाँ गया, हाँ, ये कानून बनाने का जो काम कर रहे हैं विधायिका। विधायिका में आपका आ जाता है संसद, भी कहते हैं इसको, संसद। संसद यहाँ आ गया, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। एक, ये केंद्र के स्तर पर है। विधायिका क्या केंद्र के स्तर पर लोकसभा, राज्यपाल, राज्यसभा, और राज्य के स्तर पर विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है, इतना समझ गए? पहले भी समझा था आपको। हम्म। ये तीन चीज समझ गए? कानून बनाना, लागू करना, विवादों को निपटाना। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, इसको साफ करते हैं पहले। और एक मेन चीज मैं आपको बतलाना भूल गया, वो था हमारा, जैसे आपसे कोई पूछे विधायिका, विधायिका और संसद में क्या अंतर है, और संसद में अंतर। ठीक। आमतौर पर विधायिका और संसद एक ही बात है। जनरली हम लोग विधायिका को ही संसद, संसद को ही विधायिका कहते हैं। और हर देश में, जो देश में, मतलब हर देश की संस्था जो कानून बनाती है उसे हम विधायिका ही कहते हैं। परंतु इसमें एक बारीक अंतर है। बारीक अंतर क्या है जो आपको जानना भी चाहिए? चलिए उस अंतर को देखते हैं। भारत में, भारत में कानून बनाने वाली विधायिका को संसद कहते हैं। तो भारत में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, फ्रांस में क्या कहते हैं विधायिका को? हाँ, आदि देशों में क्या कहता है? संसद। इन तीनों देशों में क्या कहते हैं? संसद। अब जैसे देखते हैं, एक ही एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, अमेरिका में, अमेरिका में कानून बनाने वाली संस्था जो विधायिका है उसको क्या कहते हैं? अमेरिका में कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस। अमेरिका की विधायिका को क्या कहते हैं? कांग्रेस। यही अंतर है। कहेंगे कि विधायिका और संसद में कुछ खास अंतर नहीं है, आमतौर पर दोनों सेम ही है। एक तकनीकी अंतर यह है कि
कुछ देशों में विधायिका को हम संसद के नाम से जानते हैं और कुछ देशों में विधायिका को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे अमेरिका में कांग्रेस। उसके बाद देखते हैं ईरान में। ईरान में विधायिका को क्या कहते हैं? मजलिस। ये सब चीज़ याद रखिएगा। जैसे आपका हो गया कहाँ, जापान में विधायिका को क्या कहते हैं? जापान में विधायिका को कहते हैं डाइट। डाइट डाइट। और चीन में विधायिका को क्या कहते हैं? चीन में विधायिका को कहते हैं जनवादी कांग्रेस। जनवादी कांग्रेस, एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ये चीज़ है, यही अंतर है। जैसे भारत, ब्रिटेन, फ्रांस में हम विधायिका जो वहाँ कानून बनाते हैं उसे संसद ही कहते हैं, परंतु कुछ देशों में जैसे अमेरिका में विधायिका को कहते हैं कांग्रेस, ईरान में मजलिस, जापान में डाइट, चीन में जनवादी कांग्रेस या नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये चीज़ है। ये समझ गए तो फिर आगे समझते हैं। सरकार को हमने समझा, सरकार के तीनों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को देखा कौन कौन क्या क्या करती है, और विधायिका और संसद में अंतर भी देख लिया, और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझना है, पहले थोड़ा जल और पी लिया जाए क्योंकि गर्मी बहुत है। तो चलिए आगे समझते हैं, क्या समझते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल है कि नहीं। तो विधायिका ने, मान लीजिए विधायिका ने, मान क्या लीजिए बनाई है, बनाया है उन्होंने, कानून बनाती है। 2019 में, 2018 में एक कानून बनाया, जैव ईंधन नीति 2018। इसलिए बनाया क्योंकि प्रदूषण की वजह से ही बनाया, क्योंकि भारी प्रदूषण के कारण प्रदूषण न हो, कम हो, इसलिए क्या किया, जैव ईंधन नीति बनाया गया, जिससे क्या हो, जैविक फ्यूल यानी जैविक ईंधन पर जोर दिया जा सके। जैव ईंधन नीति, जैव ईंधन नीति 2018। ठीक। फिर क्या हुआ 2021 में, ये जो देख रहे हैं E20 पेट्रोल, E20 यानी जो अपना इथेनॉल मिक्स करके, यानी 1 लीटर में 20%, यानी 1000 ml में 200 ml, मान लीजिए कि उसमें 20% इथेनॉल मिलेगा। E20 पेट्रोल को एकदम आधिकारिक मान्यता मिल गई, आधिकारिक फ्यूल इसको बना दिया गया, कानूनी मान्यता मिल गई, अब है E20 मिक्स पेट्रोल मिलेगा ही मिलेगा, यानी करना ही है। फिर क्या हुआ 2022 में, 2022 में संसद ने फिर क्या किया, विधायिका ने यानी संसद ने क्या किया, हमारी संसद ने किया इसमें संशोधन। 2022 में संशोधन किया जैव ईंधन नीति में। अब क्या संशोधन किया, पहले लक्ष्य रखा गया था कि E20 पेट्रोल को 2030 तक का लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक पूर्णतः हर पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल मिलना चाहिए। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया, समझे। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया था, पहले रखा गया था। 2022 में संशोधन करके क्या किया गया, 2022 में संशोधन करके इसमें E20 पेट्रोल को बोला गया कि नहीं, 2025-2026 तक में सभी पेट्रोल पंप पे इसकी अनिवार्यतः उपलब्धता रहनी चाहिए, यानी मिलनी ही चाहिए 2026 तक। यानी डेट को घटा दिया गया लगभग 5 साल संशोधन करके डेडलाइन को घटा दिया गया। अब देखते हैं होता क्या है, कहानी आगे समझते हैं। तो जैव ईंधन नीति, आप उसी के बाद देखिएगा मार्केट में
20 से V6 गाड़ी यानी V6 वाहन आने लगी। फेज 1 पहला लॉट इसको कह सकते हैं। V6 फेज 1 में V6 इंजन वगैरह बनना। उस टाइम में क्या होता था 2021 से पहले होता था कि E5 और E10 मतलब 10% पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट होती थी। उसके बाद 2021 तक में जो 21 में फेज 1 यानी पहला लोट अगर बना, मान लीजिए V6 गाड़ी का इंजन अपग्रेड करके पहला लोट जो आया V6 का अपना 2020 से आया। उस टाइम 5-10% मिक्स होता था, तो उस टाइम तक कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत हुआ बाद में, जो मान लीजिए पहले गाड़ी खरीदे होंगे उसमें अब 20% मिक्स पेट्रोल मिलता है, तो क्या होता है, हम अपना निजी अनुभव बतला रहे हैं कि गाड़ी जैसे बाइक है, ठीक है, ये हमारा बाइक, सॉरी बाइक भी नहीं बनाने आ रहा है, चलिए बाइक है, इस पे एक आदमी बिठा देते हैं, चलिए आदमी बैठ गया, बाइक का इंजन नहीं लगाए अभी। चलिए 2021 तक में तो कोई दिक्कत नहीं था। 21 के बाद 2020-21 में देखिएगा कि E20 पेट्रोल को मान्यता मिल गई पूरी तरह। उसके बाद क्या हुआ 2023 में सरकार ने सभी गाड़ी बनाने या उसकी इंजन बनाने वाले कंपनियों को कहा कि भैया अब E20 पेट्रोल के हिसाब से इंजन बनाओ। यानी अब जो 2023 के बाद जो इंजन आएगा V6 आया फेज 2 यानी अब एथेनॉल, आपका जो इंजन बनाइएगा वो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को पूरी तरह पचा जाए, कहने का मतलब उस पर चल पाए। ऐसा सरकार ने कहा। E20 पेट्रोल पर आपकी गाड़ी इंजन चलनी चाहिए। तो अपना निजी अनुभव मैं बता रहा था, मैं भूल गया। 2020-21 की जो बाइक थी V6 वाली, उसमें अब जो पेट्रोल E20 जब से हुआ है वो डलवाने लगे। क्या होता है बीच में, जो अनुभव किया होगा बाइक वालों ने कुछ, तो वो बताएंगे मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, कि जैसे चलते चलते गाड़ी को पावर कम मिलना, गाड़ी बंद हो जाना, गाड़ी का पावर लैग करना, गाड़ी मिस मारना, ये सब स्थिति आने लगी, जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट होने से बचा है, कई एक बार तो हो भी गया है। अब गाड़ी एक बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में, मान लीजिए गाड़ी 30-40 की ट्रैफिक में सब रफ्तार से आगे पीछे चल रहे हैं या 50 की स्पीड में, इसमें क्या हुआ, इंजन मिस मारने लगा या बंद हो गया, तो गाड़ी स्लो होगी या बंद होगी तो पीछे से गाड़ी आके ठोकेगी। यही चीज, ये समस्या होती थी इस E20 से। अब 2023 के बाद जो इंजन फेज 2 वाला बनाया होगा, जो भी वाहन बनाने वाली कंपनी है, बाइक या कार में तो खैर उतना समस्या नहीं है, पर हाँ इंजन की हालत तो खराब हो ही जाती है, क्योंकि नई चीज़ को धीरे धीरे समझ में आता है, नई चीज़ लोगों को। अब इंजन को भी E20 पेट्रोल या E80 यानी पूरा पूर्णतः अपना जो है इथेनॉल मिश्रित या पूरा इथेनॉल पे ही इंजन, तो सरकार ने जैव ईंधन पे नीति पे जोर इसलिए दिया कि प्रदूषण कम हो और तेल की निर्भरता विदेशी बाजारों से घटे और हमारा आर्थिक व्यवस्था ठीक हो। पूरी तरह हम लोग फ्लेक्स फ्यूल, बायोफ्यूल, जो भी है इस पे आधारित वाहन चले। तो E20 पेट्रोल धीरे धीरे अब इस पे रिसर्च होगी, जैसे जैसे इंजन में कमी या उसके वजह से प्रॉब्लम आने होगी, तो इंजन को उसी हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये मिस मारने वाली प्रॉब्लम, तो ये तो शुरुआती BS6 में होता था, अब शायद नहीं होता हो। तो ये था E20 पेट्रोल का। तो ये एग्जाम्पल जो था, तब क्या हुआ, आप देखिएगा विधायिका क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी। जैसे हो गया, जैसे IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL लिमिटेड, इन सभी पर ये भी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, या जो भी अधिकारीगण है। हर पेट्रोल पंप पे अनिवार्यतः E20 पेट्रोल अब मिल रहा है, देखिएगा। और ये सब कानून इसने बनाया कि भैया मिलना चाहिए अनिवार्यतः पेट्रोल और प्राकृतिक
गैस मंत्रालय। सभी पेट्रोल पर अनिवार्यतः E20 पेट्रोल मिलना चाहिए और ये 2025-26 से पूर्णतः हो गया है लागू और मिल भी रहा है। तो देखिए विधायिका ने कानून बनाया और पेट्रोल पंप तक ऑयल मुहैया दी हुई, ये सब क्या हुआ? विधायिका और कार्यपालिका ने मिलकर काम किया। अब मान लीजिए कोई कार कंपनी है, अब वो कहता है कि भाई हम इतनी जल्दी जल्दी इंजन अप टू डेट नहीं करेंगे और वो उसके खिलाफ सरकार के खिलाफ केस कर दे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि नहीं आपको करना पड़ेगा, नहीं तो अपना बोरा बिस्तर समेट के निकल जाओ, क्योंकि भारत बहुत प्रदूषित होता जा रहा है। तो अपने देश के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए न्यायालय निर्णय देगी। न्यायालय का काम ही है विवादों को देखना, अगर उसकी बातों में कुछ वास्तविक तर्क होगा तो उसके पक्ष में फैसला जाएगा। तो आप समझते हैं न्यायपालिका कार्यपालिका को, तो समझिए। अब थोड़ा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे न्यायपालिका है, तो हम लोग क्या बात किस पे बात एग्जाम्पल किसका लिया था? प्रदूषण का ही और जैव ईंधन का। न्यायपालिका करती है निगरानी और विवादों को सुलझाती है, निगरानी और विवादों को सुलझाती है। निगरानी जैसे अब पर्यावरण का मामला है तो निगरानी कौन करेगा? तो जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक और आता है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्राइब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल। हिंदी वाले इसको इसी को हिंदी में ऐसे लिखेंगे। ये क्या करता है? ये प्राकृतिक यानी पर्यावरण का ये डॉक्टर है। ये किसके अंतर्गत आता है? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट सभी प्रकार के मामलों को देखती है, मगर ये क्या करती है? ये पर्यावरण से रिलेटेड मामलों को देखती है। जैसे अभी समझाया था आपको, कि कोई कंपनी अगर न माने तो मामला कहाँ जाएगा? इन्हीं के पास जाएगा कि भैया आप क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये E20 पेट्रोल से रिलेटेड सरकार को सलाह मशवरा देना या उन पे जोर डालना है बायोफ्यूल पे, ये भी इनका काम है। E20 भी यही देखें। और इसमें होते कौन है? इसमें होते हैं आपके जज, इसमें होते हैं जज और कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ। ये क्या करती है? पर्यावरण रिलेटेड चीजों पर निगरानी करती है, सरकार को आदेश भी देती है कानून बनाने के लिए। और इनसे भी मान लीजिए कोई मामला इनके पास गया और ये उस पर नहीं कुछ कर पाए, तो वो ये भी मामला डायरेक्ट अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी और ज्यादातर ये निपटा देती है। और NGT को कब बनाया गया? 2010 में। 2010 में इसको बनाया गया संसद द्वारा। तो आर्टिकल 323 323B के तहत इसको बनाया गया। तो ये आर्टिकल क्या करता है आपको पता है? ये आर्टिकल करता है, ये संसद को शक्ति देता है कि ऐसे किसी भी विषय पर, जैसे पर्यावरण और भी ऐसी इसी से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों पर आर्टिकल 323B के तहत संसद को ये शक्ति मिलता है कि वो इन चीज़ों के विषय पर, जैसे अदालत का निर्माण करना या ट्रिब्यूनल का निर्माण करना, ये संसद को शक्ति देता है ये आर्टिकल। या टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ का अदालत बनाना है तो ये संसद ही बनाती है, ये भी संसद ने बनाया, मगर ये किसके अंदर आता है? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। और स्वच्छ पर्यावरण क्या है? सुप्रीम कोर्ट अगर मान लीजिए पर्यावरण रिलेटेड अगर कोई फैसला देता है, तो स्वच्छ पर्यावरण हमारा क्या है? जीवन के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनता है कि हम स्वच्छ पर्यावरण में रहें। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाता है पर्यावरण। जैसे इसमें मामला था स्वच्छ पर्यावरण, आर्टिकल 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण में जीना हमारा मौलिक अधिकार है। इसी के लिए ही इन NGT का निर्माण हुआ कि भाई पर्यावरण संबंधी मामलों को देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई, और NGT क्लीन फ्यूल, बायोफ्यूल, EV, इन सब चीज़ों पे को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आदेश भी करती है कि इस पे काम किया जाए, जोर डालती है उस पे।
और ये हमेशा एनजीटी निगरानी करती है कि कहीं कोई प्रदूषण तो नहीं कर रहा है। एनजीटी निगरानी करती है कि अब कहीं जल प्रदूषण तो नहीं फैला रहे हैं, वायु प्रदूषण तो नहीं फैला रहे हैं। आइए इसको भी समझते हैं। जैसे हो गया एनजीटी है और यह है सुप्रीम कोर्ट है, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये क्या करता है, सिर्फ पर्यावरण संबंधी मामला देखता है। एनजीटी आता सुप्रीम कोर्ट के ही अंतर्गत है, और सुप्रीम कोर्ट सभी मामले को देखता है, सभी मामले या विवाद। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। शक्ति क्या है इसका, कंपनी पर जुर्माना लगाता है, या रोक लगाता है, ठीक, या बंद कर देता है पूरी तरीके से। और ये क्या करती है, किसी भी कानून को रद्द कर देती है, और केंद्र को आदेश भी दे सकती है, केंद्र को आदेश भी दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। अब एक चीज और है, तो इसमें कौन बैठते हैं, इसमें बैठते हैं जज प्लस पर्यावरण विशेषज्ञ। इसमें तो अपना मुख्य न्यायाधीश जो बैठते हैं, इसमें तो जज होते ही हैं, मन इसमें जज के साथ पर्यावरण विशेषज्ञ भी होते हैं। तो ये चीज अब नोट कर लिया, तो इसको साफ करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी जो है, फैक्ट्री मान लीजिए नदी को गंदा कर रही है, और एनजीटी तो निगरानी करती है, इन्हीं सब चीजों को देखती है। तो एनजीटी करेगी क्या, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जो प्रदूषण फैला रही है, या मान लीजिए नदी को गंदा कर रही है। ये फैक्ट्री है और ये साइड से नदी जा रही है, इसमें सारा कचरा डाल रही है। तो एनजीटी क्या करेगी, सारा कचरा डाल रही है, तो एनजीटी करेगी क्या, एनजीटी इसको बंद कर देगी, और भारी जुर्माना लगाएगी, 100 करोड़ भी जुर्माना लगा सकती है अगर आप गंदा करिएगा तो, और बंद भी कर सकती है। इसकी भी शक्ति बहुत है। और मान लीजिए कंपनी का ही गलत है, इतना सारा जुर्माना हम कैसे देंगे, और इनकी बात ना माने, तब वो मामला डायरेक्ट फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा। एनजीटी से नहीं सुलझा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड चीज पहली क्लास में देखा था शायद, सीएनजी और बिल्ली वाला। उसमें भी देखिएगा पर्यावरण विशेषज्ञ जज बैठे थे मगर, और मामला को निपटाए थे। और देखिएगा परिवहन में सुधार किया गया था, दिल्ली के परिवहन में जितना पुराना गाड़ी था डीजल वगैरह वाला, सबको हटाया गया, और बहुत सारी चीजें की गई। और एक चीज तो छूट गया हमारा, जो कर लेते हैं, एक मेन चीज, एक मिनट रुक जाइए। एक चीज बता के फिर फटाफट आपको छोड़ता हूँ। जैसे बताया था पीयूष से कहाँ तक, कल प्रधानमंत्री तक। हम्म, एग्जीक्यूटिव के बारे में पहले बताया था, पीयूष से लेके प्रधानमंत्री। अब ये कैसे, ये भी सरकार के अंग में एग्जीक्यूटिव के ही अंतर्गत आते हैं, कार्यपालिका। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है राजनीतिक कार्यपालिका। जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। राजनीतिक कार्यपालिका, जिसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, या फिर इसको कहते हैं, इसी से क्लियर हो जाएगा, ये नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव।
या फिर अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका। और दूसरा क्या है? ये हो गया पहला एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत, और हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका, ये इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, या फिर इसको कहते हैं परमानेंट परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका में कौन शामिल होंगे? आपको तो पता ही है, जो राजनीति से संबंध रखते हैं, यानी प्रधानमंत्री, मंत्री, उनका मंत्रिमंडल, समझ गए? ये नॉन परमानेंट होते हैं, ये भी कार्य करते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री कार्य करते हैं, बाकी मंत्रालय काम करती है, सब तो काम करती है जनता के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, मगर ये नॉन परमानेंट है, अस्थायी। क्या होगा? जब भी चुनाव होगा हर 5 साल में, इनकी बदल जाने की संभावना होती है। परंतु प्रशासनिक यानी ब्यूरोक्रेसी में, यानी परमानेंट यानी अस्थाई में, अस्थाई कार्यपालिका में, इसमें आ गया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बाकी मंत्रीगण और उनका मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल जो भी है। इसमें आ जाएगा जैसे अधिकारीगण, आईएएस, आईपीएस, क्लर्क, प्यून, ये सब चीज। तो उसमें अधिकारी वो क्या है? बहुत सारे एग्जाम देके, बहुत पोथा पतरा पढ़ करके वो वहाँ अपना पद हासिल किए हैं, यहाँ चुनाव लड़ के हासिल किए हैं, इसलिए ये नॉन परमानेंट है। हर 5 साल में देखिएगा इनके बदल जाने की संभावना होती है, इसलिए इनको अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के 2 हैं, एक है प्रशासनिक यानी अस्थायी कार्यपालिका, ये अस्थायी जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, उनका मंत्री परिषद जो भी है, जितने भी मंत्रीगण है, इसमें आ गया आईएएस, आईपीएस, क्लर्क, प्यून से लेके सब, सिपाही से लेके हर कोई। इनका एक अस्थायी कार्यकाल है, अस्थायी नौकरी है, इनको हर 5 साल में ये बदल नहीं जाएंगे। हाँ, इनका ट्रांसफर हो सकता है, मगर रहेंगे अस्थायी जब तक ये रिटायर न हो जाए। तो ये था, ये सब क्या करती है? कानून को लागू करने का विधायिका बनाती है, लागू करती है, और हमारा न्यायपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है, विवादों को निपटाती है। केंद्र के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, राज्य के स्तर पर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, जिला न्यायालय, जिसको आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। तो ये चीज़ है। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोगों ने सरकार के बारे में थोड़ा बहुत समझा, और अगली क्लास में भी इस पे थोड़ा सा चर्चा होगा, फिर बहुमत के प्रकार पढ़ेंगे, और इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जाइए आप लोग सारी क्लासेस देखिए, और जो अभी तक की क्लास जो हो गई हैं उनको देखिएगा, तो आगे की क्लास आपके लिए आसान हो जाएगी समझना, और आप देख पाएंगे कि कैसे आसान हो रही है समझना। तो चलिए, मिलते हैं। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल से बिल्कुल जुड़िए और क्लासेस देखा करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।